एक भीषण गर्मी की लहर ने चीनी कारखानों को बंद करवा दिया। अधिक अमेरिकी अधिकारी ताइवान का दौरा करते हैं और चीन की शून्य कोविड नीति बंद हो गई, IKEA इस सप्ताह चाइना न्यूज हेडलाइंस में। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड गुप्त द्वारा प्रायोजित है और आपको पता नहीं है कि वे आपके डेटा के साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त आपको उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। ऐसा लगता है कि अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक लोकप्रिय नया यात्रा स्थल है ताइवान। अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद एक और प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। यह मैसाचुसेट्स सेनेटर एड माके के नेतृत्व में सांसदों का एक द्विदलीय समूह था। सेनेटर माके ने यात्रा के दौरान कहा कि वो लंबे समय से ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन सा सही है? माके इतने लंबे समय से कांग्रेस में हैं कि उन्होंने वास्तव में ताइवान संबंध अधिनियम के लिए मतदान किया, जो 1979 में पारित हुआ। यह 43 साल पहले की बात है। क्या कांग्रेस में किसी ने सेवानिवृत्ति के बारे में सुना है? वैसे भी माके और उनके प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के राष्ट्रपति असाई इंग-वेन से मुलाकात की, जो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या राष्ट्रपति असाई कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक करके थक रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इस वर्ष पहले ही कम से कम 10 कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ताइवान का दौरा कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि वे बस आते रहेंगे। यह ऐसा ही है जब आप दोस्तों को रहने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें पता चलता है कि आपके अपार्टमेंट की इमारत में एक छत का डेक और एक पूल है। फिर बात फैल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ रहना चाहते हैं और हर वीकेंड पर आपको फिर से एयर गद्दे को फुला देना होता है। मुझे उस चीज से नफरत है। खैर, ताइवान पुल आउट सोफे में बेहतर निवेश करता है क्योंकि यह सिर्फ अमेरिकी सांसद नहीं है जो रहने के लिए आ रहे हैं। एक जापानी सांसद अगले सप्ताह यात्रा करने वाले हैं। कनाडा के सांसद गिरावट में यात्रा की योजना बना रहे हैं और एक लिथुआनियाई उप मंत्री ने पिछले सप्ताह ताइवान का दौरा किया, जिसने शायद अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां नहीं बटोरी, सिवाय इसके कि चीन ने उसे ताइवान जाने के लिए मंजूरी दे दी। क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में किसी ने स्ट्रीसन प्रभाव के बारे में सुना है? और अधिक अच्छी खबर में, अमेरिका और ताइवान आधिकारिक व्यापार वार्ता आयोजित करने जा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार पहले दौर की वार्ता इस गिरावट की शुरुआत में होगी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान के लिए इस सभी सकारात्मक ध्यान पर पूरी तरह से सामान्य रूप से प्रतिक्रिया कर रही है। खैर, पूरी तरह से सामान्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तो ईर्ष्यालु क्रोध और अधिक सैन्य अभ्यास। साथ ही इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने ताइवान के 7 अधिकारियों को ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी कट्टर होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उन अधिकारियों में अमेरिका में वर्तमान वास्तविक ताइवानी राजदूत हसियाओ बी खिम शामिल हैं और विधायक वांग टिंग यू, जिनका मैंने साक्षात्कार लिया था जब हम जनवरी 2020 में ताइवान में थे। हालांकि स्वीकृत अधिकारी बहुत चिंतित नहीं हैं। उनमें से एक, लिन फी फैन, ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि लोग उन्हें मंजूरी मिलने के लिए बधाई देते रहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा, मुझे लगता है इस दिन और उम्र में एक सत्तावादी शासन द्वारा स्वीकृत किया जाना स्वतंत्र दुनिया के सदस्यों के लिए सम्मान का बिल्ला होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी कब मिलने वाली है। बोलते हुए, यहाँ या तो एक व्यावसायिक विराम है या एक संक्षिप्त काली स्क्रीन है। वापसी पर स्वागत है। 5 प्रमुख चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने घोषणा की है कि वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग कर रहे हैं। जो सवाल उठाता है, इन प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को वॉल स्ट्रीट पर पहले स्थान पर क्यों सूचीबद्ध किया गया था? ओह ठीक है, इसलिए वे विदेशी निवेशकों से सैकड़ों अरबों डॉलर कमा सकते हैं। डीलिस्टिंग इस तथ्य को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई का हिस्सा है कि सैकड़ों चीनी कंपनियां वॉल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध हैं, लेकिन यूएस ऑडिटिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दावा है कि उनके कुछ वित्तीय दस्तावेज राज्य के रहस्य हैं। एसईसी ने अगले 3 वर्षों के भीतर नियमों का पालन नहीं करने पर 100 से अधिक चीनी कंपनियों को डीलिस्ट करने की धमकी दी है। मुझे लगता है कि ये कंपनियां वक्र से आगे निकल रही थीं। एक संकेत में कि यूरोप में चीन की कूटनीति इतनी अच्छी नहीं चल रही है। एस्टोनिया और लातविया के बाल्टिक राज्य 16 नामक चीन सहयोग समूह से हट गए। यह एक समूह है जिसे चीन ने 2012 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया था।
वे 16वें थे और चीन एक था। यह आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाला था, विशेष रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के लिए चीजें ठीक चल रही थीं। ग्रीस 2017 में शामिल हुआ और इसे 17-1 बना दिया। लेकिन फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती आक्रामकता का उल्टा असर होने लगा। पिछले साल लिथुएनिया ने समूह छोड़ दिया था और अन्य देशों को भी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बेशक तब लिथुएनिया ने वास्तव में चीनी शासन को नाराज कर दिया था जब उसने ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसलिए चीन ने देश के साथ सभी व्यापार काट दिए, जिसे सभी ने आर्थिक जबरदस्ती बताया, जिसने यूरोप में चीन के मामले में मदद नहीं की। और अब जबकि एस्टोनिया और लात्विया 16-1 से बाहर हैं, मुझे लगता है कि हमें इसे 14-1 कहना शुरू कर देना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम जल्द ही और अधिक देशों को छोड़ते हुए देखेंगे। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, 3-1 प्रवृत्ति बनाता है। लेकिन अगर चीन यूरोप में धीरे धीरे समर्थन खो रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन में उसका एक दोस्त अभी भी है। मेरे पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की आलोचना करने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। और चीन और रूस ने अपने संबंधों को गहरा करना जारी रखा है। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने घोषणा की थी कि वह इस महीने के अंत में रूस के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। चीन की सेना की बात करें तो भारत और अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद एक चीनी नौसेना का जहाज श्रीलंका के एक बंदरगाह में डॉक कर दिया गया है। भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने श्रीलंका से बंदरगाह तक पहुंच वापस लेने की कोशिश की थी, जो नहीं किया। लेकिन श्रीलंका ने चीन से नौसेना के जहाज के आगमन में देरी करने के लिए कहा, जो काम नहीं किया। यह वही बंदरगाह है जिसे चीन ने 2012 में बनाने में मदद की थी। फिर जब श्रीलंका कर्ज का भुगतान नहीं कर सका, तो चीन ने इसे 99 साल के पट्टे पर ले लिया। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन भविष्य में इस बंदरगाह को सैन्य अड्डे में बदलने की कोशिश कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका और खासकर भारत क्यों चिंतित थे। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन के कुछ हिस्सों में पिछले 60 सालों में सबसे भीषण लू चल रही है। 2 महीने से अधिक समय से लू का प्रकोप जारी है। 11 अलग अलग प्रांतों में तापमान 104 डिग्री से ऊपर जा चुका है और यह एक बहुत बड़ा सूखा भी पैदा कर रहा है, जिसे चीनी अधिकारी सुझाने की कोशिश कर रहे हैं बारिश करके। जैसा कि बादलों में रसायनों की शूटिंग का शाब्दिक अर्थ बारिश करना है, लेकिन यह तब काम नहीं करता जब पर्याप्त बादल न हो। सूखा इतना बुरा है कि यानिजी नदी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और यह एक समस्या है क्योंकि गर्मी की लहर और सूखे वाले क्षेत्र भी जलविद्युत शक्ति पर निर्भर हैं। जलाशय आधे से भी नीचे हैं, जिसका अर्थ है कि यह रोलिंग ब्लैकआउट का समय है। सिचुआन प्रांत में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए कारखानों को 6 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। चीन की शून्य कोविड नीति के कारण महीनों तक कारखाने और बंदरगाह बंद रहने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक और झटका है। कारखाने के बंद होने से टेस्ला, एप्पल, टोयोटा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के एक समूह की आपूर्ति करने वाली कंपनियां प्रभावित होती हैं। शटडाउन की बात करें तो शंघाई में एक आईकेईए अचानक लॉकडाउन में चला गया जब यह पाया गया कि उस दिन एक कोविड मामले के करीबी संपर्कों ने खरीदारी की थी। आईकिया के दुकानदारों को दरवाजे से बाहर निकलते हुए दिखाने वाले वीडियो वायरल हुए और हाँ, उन्हें तुरंत सेंसर कर दिया गया। लोगों के दुकान से बाहर निकलने का कारण यह नहीं था कि वे कोविड से डरते थे, क्वारंटाइन होने का डर था, और अच्छे कारण के लिए। शंघाई के अधिकारियों ने घोषणा की कि स्टोर 2 दिनों के लिए क्लोज्ड लूप प्रबंधन से गुजरेगा। इसका मतलब है कि जो कोई भी स्टोर से बाहर नहीं निकला था, उसे एक सरकारी सुविधा में 2 दिन की संगरोध और 5 दिनों की स्वास्थ्य निगरानी से गुजरना होगा। यह सब इसलिए क्योंकि एक स्पर्शोन्मुख सकारात्मक मामले के करीबी संपर्क आईकिया में थे। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या वे अभी भी आईकिया में थे जब इसे बंद कर दिया गया था। जीरो कोविड बहुत अच्छा चल रहा है। यह इतना अच्छा चल रहा है कि जियामेन शहर कोविड के लिए मछली का परीक्षण कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि एक समाचार रिपोर्ट वायरल हुई जिसमें लोगों को कोविड के लिए जीवित मछलियों को निगलते हुए दिखाया गया है। और चीन में ऑनलाइन इसका जमकर मजाक उड़ाया गया, क्योंकि मछली के लिए कोविड प्राप्त करना बहुत असंभव है। लेकिन यह सब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुनून का हिस्सा है कि जीरो कोविड काम करता है। आप देखिए, पार्टी निश्चित रूप से चीन में कोविड के प्रकोप को नियंत्रित कर रही है, जिसका अर्थ है कि उन्हें चीन में आयात होने के रूप में किसी भी नए कोविड के प्रकोप को दोष देना होगा। मछली की कहानी पर प्रतिक्रिया को देखते हुए यकीन नहीं होता कि लोग इसे खरीद रहे हैं। लेकिन डरो मत, चीन के प्रचार आउटलेट जानते हैं कि क्या करना है। मछली की कहानी को ऑनलाइन धुंधला करके सेंसर करें। गंभीरता से, यह वही है जो अब दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लोग इसे पाएंगे। थोड़ा गड़बड़। और इस एपिसोड को इनकॉग्नी ने प्रायोजित किया है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, तो बड़ी संख्या में कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं।
उन सभी को देखें और ये केवल वही हैं जिन्होंने मेरा डेटा एकत्र किया है। ये बेईमान कंपनियां आपका नाम, आपका ईमेल, आपका पता, यहां तक आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी चीजें एकत्र करती हैं। क्योंकि एनएसए के पूर्व प्रमुख के अनुसार चीन ने यूएस में हर बड़े निगम को हैक कर लिया है, इसलिए यदि आपका डेटा बाहर है तो यह सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अपना डेटा ऑफलाइन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इनकॉग्नी यही करता है। इनकॉग्नी इन कंपनियों को सभी लागू कानूनों का उपयोग करके आपके डेटा को हटाने के लिए मजबूर करता है। सैद्धांतिक रूप से आप इसे स्वयं कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि कानून क्या थे और उन कंपनियों को अपने डेटा को हटाने के लिए सही प्रकार के अनुरोध/खतरे के साथ कैसे लिखना है। लेकिन यह काम की एक असंभव राशि है, इसलिए इनकॉग्नी आपके लिए इसे संभालता है। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने इनमें से 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए हैं, जिनमें से 35 और प्रगति पर हैं। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके इनकॉग्नी देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इनकॉग्नी के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।